तो स्टूडेंट्स, हमने पिछले वाले चैप्टर में या पिछले वाले लेक्चर में यहाँ तक पढ़ा था कि कोशिका क्या होती है, कैसे उसे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं, क्यों कहते हैं, और एक कोशिका के क्या क्या घटक होते हैं, एक कोशिका में क्या क्या पाए जाते हैं। तो वहाँ हमने ये पढ़ा था कि कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली होती है जिसके अंदर कोशिका द्रव्य होता है और एक केंद्रक होता है। ठीक है। अब जो प्लाज्मा झिल्ली है वो कैसे परफॉर्म करती है, वो परासरण के नियम को फॉलो करती है, वो वर्णात्मक जो परासरण है उसको दिखाती है। यानी कि जो झिल्ली होती है वो यूं ही किसी को अंदर बाहर आने जाने नहीं देती है, वो ऐसी चीज़ों को आने जाने देती है जो कि इसकी आवश्यकता के अनुरूप हो, इसकी सांद्रता के अनुरूप हो। इसको हम परासरण कहते हैं। परासरण एक तरह का विसरण ही होता है। जब जल के अणुओं की मात्रा बाहर ज़्यादा होती है और कोशिका में कम होती है तो जल के अणु अंदर आ जाते हैं। हालांकि इसमें से कोशिका से भी जल के अणु बाहर जाते हैं, लेकिन बाहर वाले अणु ज़्यादा हैं, वो ज़्यादा प्रवेश करते हैं, इसलिए अंततः हम ये देखते हैं कि अंदर की तरफ जल के अणु जा रहे हैं और कोशिका फूल जाती है। ऐसे ही जब अंदर सांद्रता ज़्यादा है, अंदर सांद्रता कम है, बाहर सांद्रता ज़्यादा है। सांद्रता ज़्यादा होने का मतलब जल के अणु कम होना होता है। ठीक, तो अगर बाहर सांद्रता ज़्यादा है, जल के अणु कम है, तो अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे और कोशिका पिचक जाएगी, सिकुड़ जाएगी। ठीक है। तो इस तरह से परासरण को हमने देखा कि कैसे वर्णात्मक परासरण होता है कोशिका भित्ति के द्वारा। एक कोशिकीय अलवणीय जलीय जीवों तथा अधिकांश पादप कोशिकाएं परासरण द्वारा जल ग्रहण करते हैं। पौधों के मूल यानी कि जड़ द्वारा जो जल अवशोषण होता है वो भी परासरण का ही एक उदाहरण है। जड़ें जैसे लेती हैं आपका जमीन से पानी के वाटर के मॉलिक्यूल को लेती हैं, वो परासरण के द्वारा ही, परासरण की विधि के द्वारा ही लेती हैं। इस प्रकार कोशिका के जीवन में विसरण जल तथा गैसों के आदान प्रदान की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अतिरिक्त विसरण कोशिका को अपने बाहरी वातावरण से पोषण ग्रहण करने में भी सहायता करता है। कोशिका के विभिन्न अणुओं का अंदर आना तथा बाहर निकलना भी विसरण द्वारा ही होता है। इस प्रकार परिवहन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी कि जो कोशिका झिल्ली है, इससे क्या चीज बाहर जा रही, क्या आ रही है, उसमें भी तो ऊर्जा लगती है। तो इस तरह की ऊर्जा जो है वो कहाँ से मिलती है, आगे हम पढ़ेंगे। कोशिका में कौन से कोशिकांग ऐसे होते हैं जो विभिन्न क्रियाओं को चलाने के लिए ऊर्जा बनाते हैं, क्योंकि ऊर्जा के बिना तो कुछ नहीं हो सकता ना, एनर्जी के बिना तो कुछ नहीं हो सकता, कोई काम नहीं हो सकता। ठीक है। प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है और कार्बनिक अणुओं जैसे लिपिड और प्रोटीन की बनी होती। अब हम ये जानेंगे कि प्लाज्मा झिल्ली बनी किसकी होती है। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? लिपिड की, वसा की और प्रोटीन की, इन दोनों की बनी होती है और वो लचीली होती है प्लाज्मा झिल्ली। ठीक। फिर प्लाज्मा झिल्ली की रचना को हम एक इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। कोशिका झिल्ली का लचीलापन एक कोशिक जीवों में कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करता है। ठीक है। जैसे अब यहाँ पर क्या दिया है, एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस यानी कि अंदर कोई चीज, एंडो माने अंदर और साइटोसिस माने वही कोशिका द्रव्य, उसमें किसी चीज को लेना एंडोसाइटोसिस होता है। जैसे कि अमीबा है, आपको पता है अमीबा लगातार अपना शेप बदलता है। अब अमीबा में देखा यहाँ कोई फूड है, ठीक, तो वो क्या करेगा, इसके पास आएगा और इस फूड के चारों तरफ ऐसे अपना एक गोला बना लेगा। ठीक। और फिर उसके बाद ये इस फूड को चारों तरफ से कैप्चर कर लेता है। ठीक है। और यहाँ से इसकी ये कट जाती है, जो जॉइंट है वो कट जाता है और एक ये फूड के थैली के रूप में बन जाता है और ये अंदर ग्रहण कर लेता है अमीबा इसको। तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस। यानी कि अपनी जो कोशिका द्रव्य है वो ही एंडो यानी कि अपने अंदर ले रहा है भोजन को, एंडोसाइटोसिस। ठीक है। कोशिका भित्ति। पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति होती है। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, प्लाज्मा झिल्ली एक झिल्ली है, उसके अंदर कोशिका द्रव्य है। लेकिन जो पौधे होते हैं वो तो बहुत मजबूत होते हैं जानवरों की, जंतुओं की या हम लोगों की अपेक्षा। जो आपने देखा है पौधे कैसे होते हैं, लकड़ी होती है, वो कठोर होती है ना। वो क्यों होती है? क्योंकि उनके पास क्या होता है, इसके अलावा कोशिका भित्ति, उनकी कोशिकाओं के चारों ओर एक कोशिका भित्ति होती है जो इस मुलायम लचीली प्लाज्मा झिल्ली की सुरक्षा भी करती है। पादप कोशिका झिल्ली मुख्यतः सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इनके लिए, वही इसको कठोरता, मजबूती सब कुछ प्रदान करता है। ठीक है। सेल्यूलोज हम जो है जल्दी पचा भी नहीं पाते, आपने ये चीज़ पढ़ा होगा कई बार
कि जो जानवर होते हैं वो घास वास खा के पचा लेते हैं, मनुष्य क्यों नहीं? क्योंकि मनुष्य सेलुलोज नहीं पचा सकते और पौधों में क्या मिलता है? सेल्यूलोज। यही है ना, कोशिका भित्ति होती है जो कि सेलुलोज की बनी होती है। यही चीज हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। सेल्यूलोज एक बहुत जटिल पदार्थ है और यह पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है, यानी संरचनात्मक इसका संरचना बनाए रखने के लिए दृढ़ता प्रदान करता है, मजबूती प्रदान करता है। जब किसी पादप कोशिका में परासरण द्वारा पानी की हानि होती है, पादप कोशिका से पानी निकल रहा है परासरण के द्वारा, बाहर जो है ऐसी एरिया में चला गया है पादप कोशिका जहां बाहर का जो एटमॉस्फेयर है वहां जो है सांद्रता ज्यादा है और अंदर ज्यादा, मतलब कि वाटर मॉलिक्यूल कम है और अंदर ज्यादा है, तो वाटर मॉलिक्यूल की क्या प्रवृत्ति होती है कि वो ज्यादा से कम की तरफ चलने लगते हैं। तो अगर पादप कोशिका में पानी ज्यादा है, सांद्रता कम, और अगर बाहर पानी मॉलिक्यूल कम है तो सांद्रता ज्यादा हो जाएगी, तो ज्यादा से कम की तरफ चलने लगा। तो ऐसे में क्या होता है, जब किसी पादप कोशिका में परासरण द्वारा पानी की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाता है। जब कोशिका से पानी बाहर निकल जाएगा तो धीरे धीरे कोशिका का पदार्थ क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा। ये हमने पहले ही पढ़ा था, अभी मैंने रिवीजन में भी आपको ये चीज बताई कि जब पानी अंदर आता है तो कोशिका फूल जाती है और कोशिका से पानी बाहर जाता है तो कोशिका संकुचित हो जाती है। इस घटना को जीवद्रव्य संकुचन कहते हैं। जीवद्रव का कुंचन हो जा रहा है, जीवद्रव का कुंचन कहते हैं। अब इसमें देखते हैं आगे कि कैसे जो कोशिका भित्ति है वो क्या परफॉर्म करती है, क्या सुरक्षा करती है बाकी कोशिका में। कोशिका भित्ति पौधों, कवक, बैक्टीरिया की कोशिकाओं को अपेक्षाकृत कम तनु विलयन, अल्प परासरणदाबी विलयन में बिना फटे बनाए रखती है। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ कि जब अल्प परासरण दाबी विलयन होगा, तनु विलयन होगा, तो क्या होगा? अंदर की तरफ बढ़ता चला आएगा, सारा पानी अंदर की तरफ आता जाएगा, तो कोशिका फूलते फूलते फट जाएगी, है ना। और फूलने का क्या मतलब हुआ? जब कोई चीज फूलती है तो बाहर क्या होता है? दबाव डालती है। जब प्लाज्मा झिल्ली दबाव डालती है तो जो कोशिका भित्ति होती है, जैसे ये प्लाज्मा झिल्ली है, ये चारों तरफ कोशिका भित्ति से घिरी हुई है, ठीक। अब प्लाज्मा झिल्ली जब फूल रही है तो बाहर की तरफ दबाव डाल रही है, तो दबाव किस पे जा रहा है? इस भित्ति पर। अब ये भित्ति क्या करती है कि इसके ऊपर भी उतना ही दबाव या उससे कम डालेगी तो काम ही नहीं चलेगा, उतना ही दबाव ये इसके ऊपर डालने लगती है, जिससे क्या होता है? बैलेंस बना रहता है। और इसी की वजह से ये जो प्लाज्मा झिल्ली है वो दबाव में रहती है और वो फटने नहीं पाती। अगर ये दबाव बढ़ता जाएगा तो फट जाएगी, लेकिन बाहर से वो इसको दबाए रहती है, प्रेशराइज किए रहती है, जिसकी वजह से ये कोशिका भित्ति फटने नहीं पाती है, ठीक है। कोशिका भित्ति भी फूली हुई कोशिका के प्रति समान रूप से दबाव डालती है। कोशिका भित्ति के कारण पादप कोशिकाएं परिवर्तनीय माध्यम को जंतु कोशिका की अपेक्षा आसानी से सहन कर सकती हैं, ठीक। कोशिका भित्ति के कारण, इसी के कारण जो होता है वो पादप कोशिकाएं जो होती हैं, जो एटमॉस्फेयर में बहुत चेंजेस आते हैं, बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं, वो ज्यादा सहन कर सकती हैं बजाय जंतु कोशिका के, क्योंकि जंतु कोशिका की जो कोशिकाएं हैं उनपे इतना सुरक्षात्मक आवरण नहीं होता। अब दूसरा कोशिकांग क्या है? हमने पढ़ा था केंद्रक। आपको याद होगा कि हमने प्याज की झिल्ली की स्लाइड, अस्थायी स्लाइड बनाई थी, तो उसमें हमने क्या देखा था कि एक डॉट डॉट सी चीजें दिख रही हैं, तो उसको हमने क्या नाम दिया था? केंद्रक। तो अब जानते हैं कि केंद्रक क्या होता है, केंद्रक की क्या जरूरत होती है। केंद्रक के चारों ओर दोहरे परत का एक स्तर होता है, ठीक है। जैसे केंद्रक है, ये कोशिका है और कोशिका के अंदर ये केंद्रक है, केंद्रक के अंदर दोहरे परत का एक स्तर होता है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। केंद्रक के चारों तरफ भी एक झिल्ली होती है जो बाकी इसको कोशिका द्रव्य से अलग करती है, उसको क्या बोलते हैं? केंद्रक की झिल्ली, केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। अब केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, किस लिए होते हैं? इन छिद्रों के द्वारा केंद्रक के अंदर कोशिका द्रव्य केंद्रक से बाहर जा पाता है। यानी ये छिद्र किस लिए होते हैं? ताकि अंदर का कोशिका द्रव्य अंदर केंद्रक के अंदर जा सके और केंद्रक से बाहर आ सके। अब जो ये कोशिका द्रव्य है केंद्रक के बाहर आ जा पाए, इसलिए केंद्रक में जो झिल्ली होती है उसमें छोटे छोटे से छिद्र बने होते हैं। केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं। केंद्रक किस लिए होता है? क्रोमोसोम के लिए। अच्छा, अब क्रोमोसोम क्या चीज होती है? जिसको हम बोलते हैं गुणसूत्र। गुणसूत्र क्या होता है? जो कोशिका विभाजन के समय छड़ आकार दिखाई पड़ते हैं। क्रोमोसोम होते हैं गुणसूत्र। गुणसूत्र को आप समझ सकते हैं, इसको कह सकते हैं डीएनए। डीएनए क्या होता है? किसी भी जीव का
जितने भी आनुवांशिक लक्षण होते हैं, जितने भी आपका आँख, नाक, मुंह की संरचना कैसी होगी, आपके अंदर कौन कौन से गुण होंगे, आपकी बॉडी कलर क्या होगा, है ना, तो सारे गुण जो होते हैं उनका वो लिखा पढ़ी में होते हैं। वो कहाँ होते हैं? डीएनए में, गुणसूत्र में। ठीक, तो इसे क्या कहते हैं? क्रोमोसोम में अनुवांशिक गुणों की जो सूचना होती है वो माता पिता से डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड अणु के रूप में अगली संतति यानी संतान में जाती है। क्रोमोसोम डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। क्रोमोसोम किसके बने होते हैं? डीएनए के और प्रोटीन के। डीएनए होता है और वो प्रोटीन से जुड़ा होता है। ठीक, डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण व संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं होती हैं। डीएनए अणु में क्या होता है? कोशिका के निर्माण एवं संगठन की, कि कोशिका में क्या क्या होगा और उस कोशिका का क्या क्या काम होगा, वो कोशिका कैसी होगी, किस काम के लिए होगी, किस स्पेसिफिक काम के लिए होगी, ये सारी सूचनाएं डीएनए में कोडेड होती हैं। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। जो डीएनए का क्रियात्मक खंड है उसे हम किस नाम से जानते हैं? जीन के नाम से। जो कोशिका विभाजित नहीं हो रही होती है उसमें यह डीएनए क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में विद्यमान होता है। जब कोशिका विभाजित होती है तो ये छड़ आकार में बन जाता है भाई, आ जाता है एक्टिव फॉर्म में जीन बन के, और जब तक नहीं विभाजित होती तब तक क्रोमेटिन के फॉर्म में स्टोर रहता है। ठीक है, क्रोमेटिन पदार्थ धागे की तरह की रचनाओं के एक जाल का पिंड होता है। ये है, इसमें जो है सब ऐसे जाल की तरह सब एक पिंड में रखा हुआ है। जब कभी भी कोशिका विभाजित होने वाली होती है तब ये क्रोमोसोम में संगठित, और जब कोशिका को विभाजित होना होता है तो ऐसे ऐसे ये बन के संगठित होके आ जाता है विभाजन के लिए। कुछ जीवों में कोशिकीय जनन में केंद्रक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रक्रिया में एक अकेली कोशिका विभाजित होकर दो नई कोशिकाएं बनाती है। यह कोशिका के विकास व परिपक्वन को निर्धारित करता है तथा साथ ही सजीव कोशिका की रासायनिक क्रियाओं को भी निर्देशित करता है। क्या होता है? जब कोशिका विभाजन होता है तो एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनती हैं। ठीक है, और इसी तरह से डिवाइड होते होते हमारा कई कोशिकाएं बनती हैं, फिर ऊतक बनता है, फिर अंग बनता है, फिर एक जीव बनता है। ठीक है, सजीव कोशिका की रासायनिक क्रियाओं को भी निर्देशित करता है। क्या क्या सजीव कोशिका में रासायनिक क्रियाएं होंगी वो भी ये डीएनए बताता है। बैक्टीरिया जैसे कुछ जीवों में कोशिका का केंद्रकीय क्षेत्र बहुत कम स्पष्ट होता है। बैक्टीरिया आपने पढ़ा एक कोशिकीय जीव है ना। अब जब वो एक कोशिकीय जीव है तो उसमें बहुत अच्छे से, बहुत स्टैंडर्ड तरीके से सारी चीजें नहीं बनी होती है ना। एक ही कोशिका में सब कुछ है, अभी वो प्राइमरी स्टेज में है, यानी कि शुरुआती स्टेज में है ग्रोथ की। ठीक, तो बैक्टीरिया जैसे कुछ जीवों में कोशिका का केंद्रकीय क्षेत्र बहुत कम स्पष्ट होता है क्योंकि इसमें केंद्रक की झिल्ली नहीं होती। जैसे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में कोशिका द्रव्य है, इसी में एक किनारे कहीं थोड़ा बहुत डीएनए रहता है, तो वो बहुत अच्छे से केंद्रक की झिल्ली बन के एक अलग से पाउच बन के नहीं रहता, ऐसे ही केंद्रक जो है कोशिका द्रव्य में पड़ा रहता है। ऐसे अस्पष्ट केंद्रक क्षेत्र में केवल क्रोमेटिन पदार्थ होते हैं। ठीक है, ऐसे क्षेत्र को केंद्रकाय कहते हैं। ऐसे जीव जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती उन्हें प्रोकैरियोटिक, प्रो मतलब क्या होता है? आदि यानी पुराना, पूर्व का, और कैरियोटिक का मतलब तो होता ही है केंद्रक, है ना, पुराना केंद्रक या शुरुआती केंद्रक। शुरुआती केंद्रक ऐसे ही था जिसके चारों तरफ झिल्ली नहीं थी, भित्ति नहीं थी, और उसमें क्रोमेटिन पदार्थ ऐसे ही इकट्ठा रहता था। जिन जीवों की कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होती है उन्हें यूकैरियोटिक कहते हैं। यूकैरियोटिक मतलब भली भांति डेवलप हो चुका, कैरियोटिक माने केंद्रक। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में और भी अन्य अधिकांश द्रव्य अंगक नहीं होते हैं। यानी कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं इसमें सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि केंद्रक के ही साथ ही प्रॉब्लम है, इसमें और भी कोशिकांग जो होते हैं वो नहीं होते, एब्सेंट होते हैं, सारे के सारे नहीं होते हैं। ठीक है, जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में होते हैं ऐसे अंग जो यूकैरियोटिक में होते हैं। यूकैरियोटिक में बहुत सारे एक्स्ट्रा भी कोशिकांग होते हैं जो प्रोकैरियोटिक में नहीं पाए जाते। ऐसे अंगकों के अनेक कार्य भी कोशिका द्रव्य के असंगठित भागों द्वारा किए जाते हैं, लेकिन काम तो चलना ही है। भले ही आपके पास कोशिकांग नहीं है तो वो कौन करता है? वो जो बाकी जो उनका कोशिका द्रव्य है वो जैसे तैसे करके मैनेज कर लेता है, क्योंकि बहुत बड़ा जीव तो है नहीं, एक ही कोशिका का जीव है, इसलिए मैनेज हो जाता है बाकी कोशिकांग नहीं होने के बाद भी। प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया जो होते हैं, जो क्लोरोप्लास्ट जिनमें होता है, वो क्लोरोफिल झिल्लीदार पुट्टिका थैले की तरह की संरचना के
साथ होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में क्लोरोफिल प्लास्टिड में होता है। जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उसमें क्लोरोफिल कहाँ होता है? प्लास्टिड में होता है। प्लास्टिड एक कोशिकांग है, लेकिन जो बैक्टीरिया है वो भी तो क्लोरोफिल वाले बैक्टीरिया जो होते हैं, प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया जो होते हैं, उसमें भी तो क्लोरोफिल होता है, लेकिन वो किसमें होता है? झिल्लीदार पैकेट होता है, एक झिल्लीदार पैकेट होता है, उसी में कोशिका द्रव्य इन लोगों ने क्लोरोफिल रख रखा है, ठीक, उसी से प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं। जबकि जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं वो बहुत अच्छे से डेवलप कोशिकाएं हैं। उनमें क्या होता है? बाकायदा एक कोशिकांग होता है जिसको हम प्लास्टिड कहते हैं, उसके अंदर क्लोरोफिल होता है और उसका स्पेसिफिक काम होता है क्लोरोफिल को रखना और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को करना। यहाँ पर आपको एक प्रोकैरियोटिक कोशिका या बैक्टीरिया की कोशिका का चित्र दिया हुआ है, जिसमें ये दिखाया गया है कि क्या क्या पाया जाता है। प्लाज्मा झिल्ली वो तो पाई ही जाएगी क्योंकि कोशिका है, कोशिका द्रव्य भी पाया जाएगा, कोशिका काय वो भी, और राइबोसोम, ठीक, और कोशिका भित्ति और राइबोसोम। राइबोसोम क्या होता है? जैसे उसमें जो प्रोटीन के इधर उधर जो सूचना प्रवाहित करते हैं उन्हें हम राइबोसोम कहते हैं। तो इतने ही आवश्यक जो कोशिकांग होते हैं वही इसमें मिलते हैं, बहुत ज्यादा डेवलप नहीं होता है प्रोकैरियोटिक, और यूकैरियोटिक जो होता है वो बहुत ज्यादा ही डेवलप होता है। केंद्रक की तरह ही अगला होता है हमारा कोशिका द्रव्य। जैसे केंद्रक होता है, केंद्रक में हमने देख लिया कि क्या क्या होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, वैसे अब हम पढ़ेंगे कि कोशिका द्रव्य में क्या क्या चीजें होती हैं। जब हमने प्याज की झिल्ली तथा मनुष्य के गाल की कोशिकाओं की स्लाइड को देखा, तब हमें प्रत्येक कोशिका में एक बड़ा क्षेत्र दिखा जो कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ था। इस क्षेत्र में बहुत हल्का धब्बा था, इसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। अच्छा, ये किसकी बात कर रहे हैं? जब हमने कोशिका के बारे में पढ़ा था, सबसे पहले तो हमने ये पढ़ा था कि वो एक रूम के जैसा है, एक कोष्ठ के जैसा है, जिसकी वजह से उन्होंने उसे सेल कहा। हाँ, अब अच्छा, उसके बाद उसमें हमने देखा कि एक छोटा सा केंद्रक है, यानी कि कुछ ऐसा डेंस सा संरचना है, उसे हमने केंद्रक कह दिया। उसके अलावा जो हमने देखा कुछ द्रव्य उसमें पाया जा रहा है, ठीक है, कोशिका में एक बड़ा क्षेत्र है जिसका, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य। इस क्षेत्र में बहुत हल्का धब्बा था, इसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव्य एक तरल पदार्थ है। ये एक तरल पदार्थ होता है। अभी हमने जिसकी बात की थी कि झिल्ली जो है वो वाटर मॉलिक्यूल को बाहर जाने देती है, बाहर अगर वाटर मॉलिक्यूल की सांद्रता अधिक है तो वो अंदर आते हैं, तो वो वाटर मॉलिक्यूल जिनकी हमने बात की थी वो कहाँ होते हैं? वो कोशिका द्रव्य में ही तो होते हैं। इसका मतलब कोशिका द्रव्य कैसा होता है? तरल पदार्थ होता है। इसमें बहुत से विशिष्ट कोशिका के घटक होते हैं जिन्हें कोशिका का अंगक कहते हैं। अच्छा, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कि कोशिका के 3 भाग हैं। एक प्लाज्मा झिल्ली हो गई जिसके अंदर सारा मटेरियल रहता है, उसके बाद हमने केंद्रक देख लिया और उसके बाद कोशिका द्रव्य। तो ये जो झिल्ली है उसका अलग काम हो गया। केंद्रक का हमने पढ़ लिया कि केंद्रक में हमें गुणसूत्र मिलते हैं, डीएनए, राइबोसोम, ये सब। अब जो बाकी कोशिकांग हमने पढ़े कि बाकी कोशिकांग होते हैं जो स्पेसिफिक होते हैं, अलग अलग काम करते हैं, हर एक काम के लिए एक अलग कोशिकांग होता है, तो वो रहते कहाँ हैं? वो इसी कोशिका द्रव्य में रहते हैं, ठीक है। इनमें बहुत से विशिष्ट कोशिका के घटक होते हैं जिन्हें कोशिका का अंगक कहते हैं। प्रत्येक अंगक कोशिका के लिए विशिष्ट कार्य करते हैं। कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक दोनों को मिला के जीव द्रव्य कहते हैं, ठीक है। कोशिका द्रव्य यानी कि ये जो द्रव्य है इसको, और केंद्रक इसको, ठीक है, दोनों को हम मिला लेंगे तो ये पूरा क्या कहलाता है? जो कोशिका की झिल्ली जो है, प्लाज्मा झिल्ली, इसके अंदर का जितना भी मटेरियल है वो क्या कहलाता है? जीव द्रव्य, ठीक है। कोशिका अंगक झिल्ली युक्त होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में वास्तविक केंद्रक के अतिरिक्त झिल्ली युक्त अंगक भी नहीं होते। जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उसमें जो अंगक होते हैं, यानी कोशिका के जो और अंग होते हैं जो विशिष्ट कार्यों के लिए होते हैं, जैसे कि प्लास्टिड आपने अभी इसके पहले पढ़ा था, जिसमें क्लोरोफिल होता है जो कि क्या करता है? क्लोरोप्लास्ट होता है, वो अपना प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। ऐसे ही ऊर्जा, आपने देखा ना, जल अंदर बाहर जा रहा है, पदार्थ अंदर बाहर आ रहा है प्लाज्मा झिल्ली के, तो उसके लिए ऊर्जा लगती है। तो वो ऊर्जा कहाँ से आती है? इसके लिए कोई ना कोई अंग होगा, एक विशिष्ट अंग। और जैसे आपका और भी कुछ डाइजेशन हो रहा है, उसके लिए अलग होगा। डाइजेशन अगर होगा तो एक्सक्रीशन भी होगा, उसके लिए अलग अंग होगा। तो ये सारे जो कोशिकांग होते हैं ये अलग अलग कैसे होते होंगे भाई? आपको कैसे पता चलता होगा कि ये है को हमारा जो जिससे हम डाइजेशन करेंगे, ये हमारा प्लास्टिड है, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक।
वो एक झिल्ली के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं, एक झिल्ली से घिरे हुए होते हैं, एक विशिष्ट आकृति होती है। कोशिका अंगक झिल्ली युक्त होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका, अब प्रोकैरियोटिक क्या होती है, इसमें तो हमने क्या देखा था प्रोकैरियोट में कि उसमें केंद्रक के ही चारों तरफ झिल्ली नहीं होती थी, भित्ति नहीं होती थी, है ना। केंद्रक के ही चारों तरफ जो वॉल होनी है वही नहीं होती थी, इसीलिए तो उसे प्रोकैरियोटिक कहा गया। तो अब क्या होगा कि जब केंद्रक के ही चारों तरफ वास्तविक केंद्रक के अतिरिक्त झिल्ली युक्त अंगक भी नहीं होते, जो अंगक होते हैं, जो बाकी कोशिकांग होते हैं, उसमें भी झिल्ली नहीं होती। जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रीय झिल्ली तथा झिल्ली युक्त अंगक होते हैं। जो यूकैरियोटिक है उसमें झिल्ली होती है, कहाँ कहाँ होती है, केंद्रक के भी चारों तरफ झिल्ली होती है और अंगक के चारों तरफ भी झिल्ली होती है। एक झिल्ली के द्वारा सब अपने अपना स्पेशल अंगक रहते हैं, अलग अलग अपने आप को विभक्त करते हैं। ठीक, अच्छा, अब क्या है, झिल्ली की सार्थकता वायरस के उदाहरण से स्पष्ट कर सकते हैं। अब झिल्ली का हम सार्थकता वायरस से देखते हैं। वायरस क्या होता है, वायरस ना प्रोकैरियोटिक न यूकैरियोटिक, नहीं प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के बीच की कड़ी तो बैक्टीरिया है। वायरस क्या है, एक निर्जीव तरह के गुण भी होते हैं इसमें और सजीव तरह के गुण भी होते हैं। ठीक है, हम वायरस से जानेंगे कि झिल्ली की क्या सार्थकता है। वायरस में किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है। वायरस सबसे माइन्यूट, सबसे छोटा जीवित कण कह सकते हैं, इसलिए इसमें जीवन के गुण तब तक लक्षित नहीं होते जब तक कि ये किसी सजीव के शरीर में प्रविष्ट करके कोशिका की मशीनरी का उपयोग कर अपना बहुगुणन नहीं कर लेता है। अभी आपको बताया कि जो वायरस है वो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। मतलब जब जो वायरस है उसके अंदर बाकी कोशिकांग नहीं होते, झिल्ली नहीं होती, कुछ भी स्पेसिफिक नहीं होता है। ठीक है, आरएनए होता है, डीएनए होता है किसी किसी में, तो वो तो होता है, यानी कि जो उसमें जीवन का एक लक्षण है वो है, लेकिन बाकी उसके अंदर कोई चीज नहीं है। अब कोई चीज है नहीं तो वो जिएगा कैसे, लेकिन संभावना रहती है। वो कब जीवित हो उठता है, जब वो किसी सजीव के शरीर में प्रविष्ट कर जाता है और उसकी कोशिका को यूज करता है और वहां बहुगुणन यानी कि मल्टीप्लिकेशन करता है। 1 से 2, फिर 2 से 4, ऐसे करके मल्टीप्लाई करके अपनी संख्या बढ़ाता है और फिर वो जो है मल्टीप्लाई होते होते अब मतलब जैसे पहले तो वो जब ऐसे ही रहता है एनवायरनमेंट में, जब तक उसे किसी सजीव का साथ नहीं मिलता तब तक वो निर्जीव रहता है, क्योंकि उसके पास ना कोई कोशिकांग है, ना केंद्रक है, कोई स्पेसिफिक झिल्ली या कुछ भी नहीं है। लेकिन जब उसको सजीव कोशिका मिल जाती है तो वो उसके अंदर, वायरस के अंदर क्या होता है, जो डीएनए यानी कि कुछ में डीएनए कुछ में आरएनए होता है, जो कि जीवन की सबसे मूलभूत इकाई है, तो वो होती है। तो जब वो किसी सजीव के संपर्क में जाता है उसे बाकी चीजें भी मिल जाती हैं, तो वो अपनी संख्या बढ़ाने लगता है और संख्या बढ़ाने के बाद वो अपने अपना पूरा साम्राज्य स्थापित कर लेता है। तो इस तरह से वायरस जो होता है वो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। ठीक है, वो सजीव के भी लक्षण है उसके अंदर और निर्जीव के भी लक्षण है। वो किसी सजीव के संपर्क में आता है तो सजीव की तरह बिहेव करता है और वरना वो निर्जीव की तरह निष्क्रिय पड़ा रहता है। तो इस तरह से हमने देखा कि कोशिका में कौन कौन से मुख्य गुण होते हैं। अब हमने देखा कि प्लाज्मा झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली होती है, और उसके बाद क्या होता है, केंद्रक होता है, और क्या होता है, कोशिका द्रव्य। अब इसके अलावा हम जानते हैं कि कोशिका द्रव्य जो होता है उसके अंदर कई कोशिकांग होते हैं। इन कोशिकांगों को हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे।